एक अनटैड इंडिया ने एक स्टडी की थी 2007 में कि डब्ल्यूटीओ की भाषा में जब हम कहते हैं ना ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, यानी जिसको हम नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज कहते हैं, अगर ये विड्रॉ कर ली जाए अनंत्य जी, तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 40% गिर जाता है। यानी मैं ये कह रहा था कि सिर्फ एग्रीकल्चर उनका सब्सिडीज पे नहीं टिका हुआ है, इवन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो सब्सिडी पे टिका हुआ है, जिसको हम एफिशिएंट कहते हैं, जिसको हम मार्केट एफिशिएंसीज के क्राइटेरिया में गिनते हैं। The point I'm trying to make is कि क्या उतना इंसेंटिव या सब्सिडीज जो है क्या हम पंप इन कर पाएंगे जब ये कॉर्पोरेट्स आएंगे। दूसरी बात, अमेरिका में एक जो रोनाल्ड रीगन के टाइम पर एक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब थे जिन्होंने कहा था गेट बिग और गेट आउट, और यही अमेरिका हुआ। अभी जो सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के डोनाल्ड ट्रंप के एरा में, उन्होंने भी कहा है इन अमेरिका द बिग गेट बिगर, द स्मॉलर गो आउट। एंड दिस इज नॉट व्हाट हैपेंड ओनली इन अमेरिका, यूरोप में भी ऐसा हुआ कि छोटे किसान बाहर, कॉर्पोरेट्स ने ओवर एग्री बिजनेस, बिग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उन्होंने टेक ओवर किया। इंडिया में भी मेरा मानना है कि वी आर इनवाइटिंग द सेम बिग बिजनेस कंपनीज टू कम इनटू इंडिया, बिग बिजनेस टू कम इनटू इंडिया, और यहाँ पर भी I think the message is very clear, underlying message is get big or get out। और यही हमारा नीति आयोग, यही हमारे अलग देश के अलग इकोनॉमिस्ट पिछले दशक से कहते हैं, एक दशक से कहते आ रहे हैं कि किसानों को खेती से निकाला जाए, और हमें जब तक हम पॉपुलेशन कम नहीं करेंगे खेती पे, तब तक उनकी इनकम डबल नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब है ये जो सोच है यही हम प्रोलिफरेट कर रहे हैं थ्रू दिस 3 फार्म बिल्स। और आखिर एक सवाल, मैंने आपका बहुत टाइम ले गया, आखिर एक सवाल, बात किया जाता है हर जगह कि सरकार को इकोनॉमी से हट जाना चाहिए, है ना। सरकार, मेरा मानना है कि कृषि में तो सरकार था ही नहीं, कृषि तो एक प्राइवेट सेक्टर, सबसे बड़ा शायद हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर है, किसान तो सब प्राइवेट है। इनको आप ऑपरेट करने के लिए जो आप कर रहे थे वो सिर्फ एक ही चीज है कि आप कह रहे थे कि एपीएमसी के थ्रू हम इनको न्यूनतम सपोर्ट प्राइस देंगे, बस इतना ही सरकार का रोल था। इसी से सरकार भागना चाहती है। लेकिन आप यही अगर पेट्रोल में देखेंगे, वहां पर सरकार जो है एक तरीके का मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारे रिफाइनरीज को गारंटी करती है, क्योंकि आप अगर देखें पेट्रोलियम में ट्रेड पैरिटी प्राइस दिया जाता है। ये नहीं कि आपका यहाँ पे कितना खर्चा है पेट्रोलियम बनाने में, ये है कि आप अगर एक्सपोर्ट करते या इंपोर्ट करते उसमें कितना खर्चा होता है, यही देकर एक तरीके का प्रोटेक्शन। इस पर कभी भी एक भी इकोनॉमी सवाल नहीं उठाते। ये नहीं कहते कि सरकार को पेट्रोलियम से हट जाना चाहिए, वो कहते हैं पेट्रोलियम से हटना चाहिए कि वो एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि ट्रेड पैरिटी प्राइस हटा दीजिए, आप कंपीट करने दीजिए ना। ट्रेड पैरिटी प्राइस क्यों है पेट्रोलियम में? क्यों है कि हर एक रिफाइनरी को उतना ही पैसा मिलेगा जितना इंपोर्ट करने में लगता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर मैं कोका कोला अमेरिका में खरीदता एक कैन, तो मुझे 75 रुपए देने पड़ते इंडियन प्राइस का, वही मैं यहाँ पे 25 में खरीद रहा हूँ। क्यों नहीं कहते कि कोका कोला को भी यहाँ पे ट्रेड पैरिटी प्राइस में ही बेचना पड़ेगा? तो पेट्रोलियम जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे देश के, जो वहां पर एक तरीके का गारंटीड रिटर्न दिया जा रहा है ना, लेकिन अगर किसानों को दिया जाए तो उसको कहा जाएगा कि सरकार आ गई है बीच में। ये बात आपने जो रखी है, अगर ये हमारे देश में ब्रॉडर चर्चा में आ जाए तो मैं कहता हूं कि बहुत सारी हमारी जो नीतियां हैं उन पे शायद सवाल खड़े होंगे, और शायद लोग जानना चाहेंगे कि ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है इस बड़े लार्ज सेक्शन के साथ। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने ये बात उठाई है, और अगर ये किसानों को समझ आ गया तो मैं कहता हूं कि वो देखिए हर जगह पे इस बात का उदाहरण रखेंगे कि हमारे साथ ये जो है डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है। अब आपने जो बात कही है कितनी कितनी महत्वपूर्ण है कि जब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था किसानों का उस पीरियड में, तो क्या हम उनको जो पैरिटी नॉर्म से क्या हम वो इनकम अश्योर नहीं कर सकते थे जो उनको मिलनी चाहिए थी? क्योंकि ओईसीडी रिपोर्ट ये कहती है कि 15% उनको दाम कम मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो अगर जैसे आपने पेट्रोल में कहा कि सरकार एक गारंटी खड़ी होती है उसके पीछे, तो इसमें क्यों नहीं वो एक गारंटी दे सकती कि भाई हम आपका जो भी लॉस है वो भरपाई करेंगे, और ये नहीं होता है। और अभी भी जैसे आपने कहा कि पीछे हटना चाहती हैं सरकारें, मेरा मानना है सर कि इसमें 3 चीजें करने की जरूरत है। एक तो एपीएमसी के अंदर ठीक है बहुत ओवर द इयर्स कई खामियां हैं उसके अंदर, उसको रिफॉर्म करिए, एपीएमसी सिस्टम को भी, उसका स्ट्रक्चर जो है उसको ठीक करने की जरूरत है।
दूसरा हमें यह है कि 7,000 मंडियां अभी एग्जिस्ट करती हैं तकरीबन, हमें चाहिए 42,000 मंडियां, हमें वो इन्वेस्टमेंट जो है उस रेट पे बढ़ानी चाहिए। तीसरा हमें एमएसपी, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं एमएसपी की बात करने से पहले कि अभी एग्री बिजनेस हो, बाजार जिसको हम कहते हैं हिंदी में, बाजार हो, सरकार हो, इकोनॉमिस्ट हो, और ये जो मीडिया में जो हमारे मीडिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो या एंकर्स हैं या ये राइटर्स हैं, ये भी ये कहते हैं कि किसान को इससे ज्यादा, जब ये फार्म बिल्स अपनी जगह पे आ जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो किसान को ज्यादा दाम मिलेगा। ज्यादा दाम किससे मिलेगा? एमएसपी से मिलेगा। तो मेरा कहना है कि जब आप सभी ज्यादा दाम देने को तैयार हो, तो क्या तो अभी दिक्कत क्यों है नहीं कि दे आप सकते? फिर ये कहते हैं साहब कि ये जो बर्डन है सरकार के ऊपर कई लाखों करोड़ का हो जाएगा अगर एमएसपी को लीगल इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाए। मेरा कहना कि आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आप ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। जब आप ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं तो बर्डन सरकार पे तो नहीं आएगा ना, फिर तो बिल्कुल। आप ही लेने को। फिर क्या दिक्कत है कि आप एमएसपी को एक लीगल अधिकार बना दीजिए, और अगर वो लीगल अधिकार बनाते हैं तो मेरा मानना है सर कि देश में जो प्रधानमंत्री का विजन है, सबका साथ सबका विकास, उसका रास्ता वहीं से होकर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, मैंने आपका बहुत टाइम लिया आज। आज किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, नमस्कार।